दोस्तों, मेरा कोई इरादा नहीं था मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूं, लेकिन भाई साहब इसका ट्विस्ट जो था ना एकदम नेक्स्ट लेवल का था। कहानी को देखते देखते आपके सामने इतने ज्यादा ट्विस्ट आ जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो एक बार इस मूवी को आप जाकर थिएटर में देखना। हालांकि अभी हिंदी में नहीं आई है तो आप इस वीडियो से काम चलाइए, ऐसे ही थिएटर में लगती है तो मेरी बात मानकर आप इसे देखने जरूर जाइएगा। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक दमदार वॉइस ओवर से होती है और हमें पता लगता है कि भारत मिट्टा नाम के एक गांव में हर साल भारत अम्मा की 18 दिन तक चलने वाले एक भव्य जतारा आयोजित की जाती है। महाभारत के 18 पर्वों की तरह इस उत्सव को 18 दिन तक मनाया जाता है। गांव वाले लोगों की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि अगर इन 18 दिनों में जमीन पर खून की एक बूंद भी गिरी तो गाँव पर बड़ा संकट आ जाएगा। इसी दौरान एक अनाथ और भूखा छोटा लड़का गांव में पहुंचता है। वह मंदिर के पुजारी से खाना मांगता है, लेकिन पुजारी बताता है कि जब तक जतारा का पवित्र ध्वज फहराया नहीं जाता तब तक वह किसी को भोजन नहीं कराएगा। तभी वहां पर ध्वज को फहराने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटा लड़का यह सब देखता है और बिना देरी किए लड़ाई के बीच में घुस जाता है और ध्वज उठाता है और ले जाकर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर देता है। जैसे ही ध्वज लहराता है अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। गाँव वाले इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं। उसी समय गांव की एक महिला उस बच्चे से उसके परिवार के बारे में पूछती है। वह लड़का बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है, बिल्कुल अकेला। यह सुनकर महिला का दिल पिघल जाता है। वह उसे अपना बेटा मानकर अपने घर ले जाती है और सबसे पहले उसे भर पेट खाना खिलाती है। उसी दिन से वह बच्चा उसी परिवार का हिस्सा बन जाता है और वहीं पर पल बढ़कर बड़ा होता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। हम लेनिन को देखते हैं जो कि जेल से रिहा होकर बाहर आता है। सबसे पहले वह अपने मामा के घर जाकर खाना खाता है। उसके बाद एक बार में जाकर बैठता है। वहाँ काम करने वाला एक छोटा लड़का लेनिन को पहचान लेता है और पूछता है, गांव वाले आपको सबसे अच्छा इंसान मानते हैं, फिर आखिर आप जेल क्यों गए? क्या उसने सच में किसी की हत्या की थी? लड़के के इस सवाल पर लेनिन अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाने लगता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में सबसे पहले गांव के बड़े बुजुर्ग और लेनिन के मामा की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उस महिला का परिचय मिलता है जिसने बचपन से ही लेनिन को अपने बेटे की तरह पाला था। पति के मौत के बावजूद भी वह अपने दुख को खुद तक सीमित रखती है और साफ कहती है उसके पति की मृत्यु से भारत मिट्टा की परंपरा नहीं रुकनी चाहिए। वह सुहागिन की तरह तैयार होकर पूरे उत्साह के साथ जतारा जारी रखने का फैसला करती है। जतारा की सबसे बड़ी परंपरा के अनुसार गांव के एक सम्मानित व्यक्ति को धर्मराज बनाया जाता है। धर्मराज बनने के बाद पूरे उत्सव के दौरान उसी का आदेश अंतिम माना जाता है और पूरा गाँव उसका सम्मान करता है। लेकिन लेनिन अपनी आवाज में बताता है उसके छोटे चाचा जो थे उनका भी सपना था कि वह एक दिन धर्मराज बने, लेकिन वह अपनी इच्छा जब भी अपनी भाभी के साथ जाहिर करता था तो वह हर बार यह कहकर रोक दिया करती थी। जिसके जन्म पर सवाल उठते हैं वह धर्मराज कैसे बन सकता है। फिर भी उसके चाचा अपने सपने को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटते। कुछ समय बाद फिर से जतारा का शुभ अवसर आता है। हर साल की तरह इस बार भी ध्वज लहराया जाता है। पूरे गाँव में खुशी का माहौल होता है और जश्न शुरू हो जाता है। इसी दौरान चुनाव लड़ रहे एक विधायक का एक बहुत बड़ा कटआउट गांव में लगाया जाता है। कई लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि धार्मिक आयोजन में राजनीति होना जरूरी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती। जब लेनिन वहां पहुंचता है तो साफ कह देता है इस पवित्र जगह पर किसी नेता का प्रचार नहीं होने देगा। विधायक के पीछे खड़े लोग उसे धमकाते हैं और उसकी भाभी के खिलाफ गलत बोलते हैं। यह सुनकर लेनिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने विधायक का कटआउट गिरा देता है। उसी समय वहाँ पर विधायक भी पहुँच जाता है, लेकिन गाँव वालों का पूरा समर्थन लेनिन के साथ होता है। विधायक जब यह देखता है तो वह बिना कुछ किए वहां से लौट जाता है। विधायक के जाने के बाद उसका एक आदमी कहता है इस गांव में तो खून की एक भी बूंद नहीं गिर सकती। इस पर विधायक मुस्कुराकर कहता है बहुत जल्दी वह दिन आएगा जब यही गांव पूरा खून से लाल हो जाएगा। उसकी बातें साफ इशारा कर रही थी कि आने वाले समय में कोई बड़ा तूफान जरूर आने वाला है। इसके बाद कहानी हल्का फुल्का मोड़ लेती है। एक छोटा बच्चा बुली राजू आराम से आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी एक लड़की उसकी आइसक्रीम छीनकर वहां से भाग जाती है। बच्चा रोने लगता है और लेनिन उसके पास आकर उसे दिलासा देता है और उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी यम धर्मराज का वेश धारण किए वही लड़की अचानक लेनिन से टकरा जाती है। टक्कर लगने की वजह से लेनिन के माथे पर हल्की सी चोट लग जाती है और खून की बूंद उसके चेहरे पर आ गिरती है। यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात भी होती है। इसके बाद उसी लड़की का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसे देखकर गांव वाले खूब तारीफ करते हैं।
लेनिन अपने मामा से उसके बारे में पूछता है। तब पता चलता है कि वह नीलकंठम की दूसरी बेटी है जो बचपन से ही चेन्नई में पली बड़ी है और छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर आई है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसके पिता लेनिन से उसे सुरक्षित घर छोड़ने के लिए कहते हैं। लेनिन उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे घर पहुंचा देता है। अगले दिन वही लड़की घबराई हुई भागती हुई आती है। लेनिन उसे रोककर वजह पूछता है तो पता चलता है कि उसके सोने के कंगन चोरी हो गए हैं। लेनिन समझ जाता है कि उसने फिर कोई शरारत की है। वह उसे रोककर चोरी किए गए कंगन को वापस दिला देता है और कहता है कि हर बार ऐसी हरकत करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाथ में मिले सोने का कंगन देखकर वह आदमी अकड़ते हुए कहता है कि उन्हें उसने ताश के खेल के दांव पर लगाने के लिए संभाल कर रखा था। फिर घमंड से बोलता है पूरे गाँव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उसके साथ ताश बैठकर खेल सके। तभी हीरोइन मधु मुस्कुराते हुए लेनिन का नाम लेती है, लेकिन लेनिन साफ कह देता है उसे ताश खेलना नहीं आता। दोबारा से मधु कहती है कि अगर लेनिन ताश नहीं खेलेगा तो उसकी जगह वह खुद खेलेगी। खेल शुरू होने के बाद पहले दोनों के बीच में एक शर्त लगाई जाती है। मधु कहती है कि अगर वह जीत गई तो सामने वाला पूरे साल ताश को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ वह आदमी अपनी शर्त रखता है, अगर वो जीत गया तो पूरे साल वह अपने गांव में मनमर्जी चलाएगा और गांव में उसकी ही बादशाहत रहेगी। इसके बाद ताश का खेल शुरू होता है। पहली बाजी मधु जीत जाती है और देखते ही देखते दूसरी बाजी भी मधु ही जीतती है। लगातार हार मिलने से उस आदमी की सबके सामने अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। कुछ समय बाद मधु किसी काम से बस में बैठकर दूसरे गांव जा रही थी। तभी कुछ बदमाश बस में चढ़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही यह खबर लेनिन तक पहुंचती है वह बिना पल गवाए साइकिल से उस बस का पीछा करता है। बस रुकवाकर वह अकेला सभी गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। लड़ाई के दौरान एक बदमाश पीछे से लेनिन के ऊपर वार करने वाला होता है, लेकिन तभी वसंत बीच में आकर हमला रोक देता है और उसकी जान बचा लेता है। असल में बसंत वही लड़का है जो लेनिन की बड़ी माँ का सगा बेटा है। पढ़ाई के लिए वह कई सालों से गांव के बाहर ही रहता था और गांव में सिर्फ एक बार घर पर आता था। इस बार वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके लौटता है। उसका सपना था कि वह गांव में एक आधुनिक अस्पताल खोले ताकि गांव वालों को इलाज कराने के लिए दूर न जाना पड़े। अस्पताल के उद्घाटन में देरी होने की वजह से पूछने पर पता चलता है कि बीच में विधायक ने पैसों की मांग की थी, इसी वजह से सारा का सारा काम रुक गया था। फिर भी परिवार ने फैसला किया थी गाँव में शांति बनाए रखी जाएगी और विधायक को उद्घाटन के समारोह में बुला लिया जाएगा। लेकिन उद्घाटन के समय बसंत रिबन अपनी मां के हाथों से कटवाता है और विधायक से सिर्फ इतना कहता है, अब आप लोग खाना खाकर आराम से चले जाइए। यह बात विधायक के इज्जत पर लग जाती है और वह गुस्से में वहां से बिना खाए निकल जाता है। उधर विधायक अपने आदमियों से कहता है अब वक्त आ गया कि लेनिन और वसंत दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। हालांकि वह सही मौके का इंतजार करता रहता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। इसी बीच गांव में नीलकंठ की बड़ी बेटी को एक युवक बार बार परेशान करता हुआ दिखाई देता है। वह उसका पीछा करता रहता है, लेकिन लड़की किसी तरह उससे बचती रहती है। दूसरी तरफ वसंत मंदिर जाता है जहां उसका छोटा चाचा उससे प्यार से बातें करने की कोशिश करता है, मगर बचपन से मां की बातें सुनकर बड़ा होने की वजह से बसंत अपने छोटे चाचा से दूरी बनाए रखता है। वह उनसे ठीक से बात नहीं करता। कुछ दिन बाद लेनिन के हाथ में एक प्रेम पत्र लगता है। वह सीधे इसे हीरोइन के पास पहुंचाकर मजाक में कहता है कि क्या सच में उसमें इतनी हिम्मत है कि उसे वह प्रेम पत्र लिख सके। फिर वह कहता है अगर सच है तो तुम अपने पिता को बुलाओ, मैं उनके सामने ही यह पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। मधु घबरा जाती है और कहती है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। लेनिन हंसते हुए कहता है बचपन से उसने भी कभी पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह चिट्ठी कैसे लिख सकता है। फिर भी वह उसे चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो पत्र खोल कर पढ़ कर दिखाए। जब मधु लिफाफा खोलती है तो अंदर सिर्फ खाली कागज होता है, लेकिन वह खाली कागज को अपने दिल की आवाज बना देती है। वह कहती है कि पहली बार जब उसने लेनिन को देखा था तो उसे उससे प्यार हो गया था। वह उसे युद्ध भूमि के वीर योद्धा जैसा लगा था। माथे पर खून का टीका था जो कि उसे सिंदूर की तरह दिखाई दे रहा था। फिर ताश के खेल में लेनिन ने उस पर पूरा भरोसा किया और इस भरोसे की वजह से उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिर में वह पूछती है क्या वह पूरी जिंदगी उसका साथ देगा। इधर गांव में बसंत की शादी नीलकंठ की बड़ी बेटी से तय कर दी जाती है, लेकिन सगाई के बाद गांव के कुछ लोग उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ मिलते हुए देख लेते हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के लोग परिवार की इज्जत पर सवाल उठाने लगते हैं। उसी दौरान लेनिन अपने छोटे चाचा से मिलने जाता है। वहाँ वह देखता है चाचा शराब के नशे में बैठे हुए हैं और पूछने पर वह दुखी होकर बताते हैं उनकी भाभी उन्हें कभी सम्मान नहीं देती, कोई भी उसे परिवार का हिस्सा नहीं समझता। अब तो ऐसा लग रहा है कि जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। लेनिन उन्हें समझाकर वहां से चला जाता है,
लेकिन उनके मन का दर्द कम नहीं होता। अगली सुबह नीलकंठ की बड़ी बेटी शादी से पहले गांव की सीमा पर किसी से मिलने जाती है। यह सब लेनिन का छोटा चाचा देख लेता है। वह दूर तक उनका पीछा भी करता है, लेकिन वहाँ छोटी बेटी नहीं दिखाई देती। इसी बीच शादी का समय भी नजदीक आ जाता है और नीलकंठ बारात का स्वागत करने के लिए दूल्हे के घर पहुँचता है। तभी घर में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, सॉरी पापा, मैं किसी और के साथ चली गई हूँ। यह पढ़ते ही मानो पूरे परिवार में बिजली सी गिर पड़ती है। रिश्तेदार और गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। परिवार की इज्जत बचाने के लिए सुझाव दिया जाता है, बड़ी बेटी की जगह पर वहाँ पर छोटी बेटी की शादी करवा दी जाए बसंत से। मजबूरी में नीलकंठ भी इस बात के लिए हामी भर देता है। बिना छोटी बेटी से राय पूछे उसकी शादी वसंत के साथ तय करवा दी जाती है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन लेनिन की बड़ी माँ के चेहरे के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। दरअसल उसने अपनी आंखों से नीलकंठ की बड़ी बेटी को किसी और के साथ मिलते हुए देख लिया था। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर उसके परिवार का सिर्फ एक बेटा है तो सामने वाले परिवार का भी सिर्फ एक ही दामाद होना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक भयानक फैसला लेती है। वह उस युवक और नीलकंठ की बड़ी बेटी की दोनों की हत्या करवा देती है और मामले को इस तरह से सेट करती है जैसे कि देखने पर लगे कि लड़का और लड़की दोनों वहाँ से भाग गए। इधर अगले सीन में हम लेनिन के छोटे चाचा को देखते हैं, जो कि लेनिन के पास आता है और नाराजगी जताते हुए कहता है नीलकंठ की छोटी बेटी से उसकी शादी कभी नहीं होनी चाहिए। वह कहता है परिवार ने आज तक किसी का भला नहीं किया। यह सुनकर लेनिन शांत होकर भावुक होकर जवाब देता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसे उसी परिवार ने बचपन से पाला है। हर किसी को अपने ऊपर हुए एहसान का बदला चुकाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उसे यह मौका मिला है। वह मानता है कि उसने मधु के साथ एक खूबसूरत भविष्य देखा था, लेकिन अब उन सपनों से बड़ा उसके लिए परिवार का कर्ज है। इसलिए वह अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये कहता है कि इस फैसले के खिलाफ वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इतना कहकर वह अकेला एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। दरअसल दोस्तों, लेनिन जिससे मधु से प्यार कर रहा था वो किसी और की बेटी नहीं थी, बल्कि नीलकंठ की ही छोटी बेटी थी। और वहीं पर वसंत का ब्याह अब नीलकंठ की छोटी बेटी यानी मधु के साथ होने वाला था। अब लेनिन भी परिवार का कर्ज चुकाने के लिए इस बात को किसी को भी नहीं बताता। अब इधर शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पूरे गांव की मौजूदगी में जैसे ही दूल्हा मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, तभी मधु उठ खड़ी होती है। वह सभी से साफ साफ कह देती है यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। वह सिर्फ लेनिन से प्यार करती है। उसकी यह बात सुनते ही पूरे गाँव में सनसनी फैल जाती है। गाँव का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी लेनिन का बड़ा भाई आगे आता है और गाँव वालों से कहता है अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी अभी इसी वक्त करवा देनी चाहिए। देखते ही देखते लेनिन और मधु का विवाह करवा दिया जाता है। लेकिन शादी पूरी होते ही पूरा माहौल हिंसक हो जाता है। कुछ हथियारबंद लोग अचानक गांव पर हमला कर देते हैं और बसंत के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। इसके बाद वहां पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ तक कि अपनी कहानी सुनाकर लेनिन अचानक रुक जाता है। बार में बैठा छोटा लड़का हैरानी से पूछता है आखिर उसके भाई वसंत को मारने के लिए किसके लोग आए थे। तभी लेनिन बिना कुछ कहे अपने पास रखे एक बोरे को खोलता है। बोरे के अंदर एक कटा हुआ सिर बाहर निकलता है। यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे चाचा शिवाजी का होता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में चली जाती है। धीरे धीरे पता चलता है शिवाजी के मन में बचपन से ही लेकर बसंत के लिए गहरी नफरत थी। उसे हमेशा इस बात का दुख रहता था कि गांव ने उसे कभी धर्मराज बनने का सम्मान नहीं दिया और बसंत भी उसे कभी छोटे चाचा कहकर अपनापन नहीं देता था। इसी जलन और अपमान की वजह से उसने बसंत की हत्या करने का विचार बनाया। बसंत पर हुए हमले के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में लेनिन उससे मिलने आता है और वादा करता है जिसने उस पर हमला किया है वो उसे ढूंढकर जरूर सजा देगा। लेकिन बसंत उससे कहता है इन सब बातों को छोड़कर वह मधु के साथ शादी कर ले, क्योंकि वह सिर्फ उसी से प्यार करती है। बसंत की बात मानकर कुछ समय बाद लेनिन और मधु दोनों शादी कर लेते हैं। उधर विधायक को भी यह पता चल जाता है कि शिवाजी वसंत की हत्या करवाना चाहता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए वह शिवाजी से हाथ मिला लेता है। दोनों मिलकर बसंत को खत्म करने की योजना बनाते हैं। बसंत रोज अपने मामा को इंसुलिन देने के बहाने खेतों की तरफ जाता था। उसी रास्ते में एक दिन सभी लोग मिलकर उसके लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन जब बसंत वहाँ पहुँचता है तो वह बिल्कुल घबराया नहीं दिखाई देता। वह आराम से बैठकर एक एक करके उन सभी लोगों का नाम लेने लगता है जो उसे मारने आए थे। फिर वह उन सबको उनकी कमजोरियों के बारे में याद दिलाता है। विधायक से कहता है
अगर वह उसका साथ छोड़ दे तो वह गांव में उसका सबसे बड़ा कटआउट लगवाएगा और शिवाजी से वादा करता है कि वही उसे गांव का अगला धर्मराज बनाएगा। बाकी लोगों को भी इच्छाओं के अनुसार बसंत उन सबको लालच देता है। आखिर में वह कहता है, जो आज मेरे साथ खड़ा है वही मेरा अपना है और जो मेरे खिलाफ जाएगा वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसके बाद गाँव वाले उससे पूछते हैं आखिर उसकी असली दुश्मनी किससे है। तब बसंत अपनी पूरी सच्चाई सामने रख देता है। वह स्वीकार करता है कि वह कई सालों से मधु से एक तरफा प्यार करता था। जब मधु चेन्नई में रहती थी तो तभी से वह पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गया था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। बाद में जब उसके लिए नीलकंठ की बड़ी बेटी का रिश्ता तय हुआ तो उसने अपनी माँ से साफ कह दिया था वह उस लड़की से शादी नहीं करेगा। इसके बाद उसकी माँ ने अपनी साजिश के तहत बड़ी बेटी की हत्या करवा दी ताकि आगे चलकर परिस्थिति ऐसे बन जाए कि बसंत मधु के साथ शादी कर सके। लेकिन शादी के मंडप पर ही मधु सबके सामने बता देती है कि वो लेनिन से प्यार करती है और उसके साथ ही शादी करेगी। और उस दिन पूरे गाँव के सामने बसंत की बेइज्जती हुई थी और वो उस बेइज्जती को कभी भूल नहीं पाया। तभी उसने ठान लिया था कि वह एक दिन लेनिन और मधु दोनों से बदला लेकर जरूर रहेगा। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था और इसलिए वह अब तक शांत रहा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मधु प्रेग्नेंट है तो उसने फैसला किया कि अब दोनों को खत्म करने का यही सबसे सही समय है। अपनी कहानी सुनाने के बाद बसंत वहां मौजूद सभी लोगों को भड़काता है और कहता है अब वक्त आ गया, लेनिन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उसकी बातों में आकर गाँव के सभी लोग उसके साथ मिल जाते हैं और लेनिन की हत्या करने की योजना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ लेनिन किसी काम से पड़ोसी गांव में गया होता है। वहां से उसे पता चलता है कि नाटक मंडली के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार में ट्रक उसके दोस्त को टक्कर मार देता है। लेनिन दौड़कर ट्रक के पास पहुंचता है। अंदर एक छोटा लड़का बैठकर उसे एक टेप रिकॉर्डर देता है और बताता है यह बसंत ने उसके लिए भेजा है। लेनिन जैसे ही टेप चलाता है उसमें बसंत की आवाज सुनाई देती है। बसंत स्वीकार करता है वह वर्षों से मधु से प्यार करता था और अब वह उससे बदला लेने के लिए मधु की हत्या कर देगा। यह सुनते ही लेनिन एक पल देर किए बगैर तुरंत गाँव की ओर निकल पड़ता है। जब वह गाँव पहुँचता है तो वहाँ पर भारत अम्मा की भव्य जतारा शुरू हो चुकी होती है। खतरे को भांपते हुए सबसे पहले लेनिन मधु को सुरक्षित मंदिर के अंदर छिपा देता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद वह खुद बसंत को ढूंढने निकल पड़ता है। चारों तरफ तलाश करने के बाद आखिरकार उसे बसंत देवी के सामने नृत्य करते हुए दिखाई देता है। लेनिन उससे पूछता है आखिर उसने यह सब क्यों किया। वह कहता है अगर सिर्फ शादी ही वजह थी तो उसने मधु से सिर्फ मजबूरी में शादी की। लेकिन लेनिन की पूरी बात होने से पहले ही वसंत का एक साथी यह कह देता है कि शायद इस वक्त मधु मर चुकी होगी। यह सुनते ही लेनिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक पल गवाए तलवार उठा लेता है और बिना एक पल गवाए दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ता है। तभी कोई उसे बताता है मधु को मंदिर के अंदर छिपा कर रखना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनते ही शिवाजी समझ जाता है कि मधु मंदिर के अंदर मौजूद है और वह तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वह मंदिर के अंदर जाता है तो वहां पर भारती उसे नहीं मिलती। उसकी जगह पर लेनिन का एक दोस्त मौजूद होता है। मौका मिलते ही वह शिवाजी की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंक देता है। उसी दौरान लेनिन भी वहां पर पहुंच जाता है और उसकी आंखों में भी मिर्च चली जाती है। तेज जलन की वजह से उसकी आंखों की रोशनी लगभग चली जाती है। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद भी लेनिन हार नहीं मानता। वह बिना कुछ देखे ही मधु को ढूंढता रहता है। दूसरी तरफ बसंत पूरे गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लेनिन बार बार बसंत के सामने हाथ जोड़कर बार बार कहता है अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है तो मधु को बीच में लागने की क्या जरूरत है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दे। लेकिन बसंत के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मिर्च की वजह से लेनिन की आंखों के सामने अंधेरा था। वह आवाज के सहारे दुश्मनों का सामना कर रहा था। तभी बसंत के लोग बड़ी चालाकी से भारती को उसके बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तभी लेनिन को एहसास होता है कि उसके सामने कोई उसका दुश्मन खड़ा है। वह पूरी ताकत से तलवार चलाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह वार किसी और पर नहीं बल्कि खुद मधु पर हो गया है। तलवार सीधे उसकी पत्नी के पेट में जाकर लगती है। मधु घायल होकर लेनिन की बाहों में गिर जाती है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। यह पल लेनिन की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाता है। इस घटना के बाद वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सबूत और हालात को देखकर पुलिस भी यही मान लेती है कि लेनिन ने अपनी पत्नी की हत्या की है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी के साथ यह फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। वर्तमान में लौटकर लेनिन बार में बैठे लोगों को बताता है यह सब एक सोची समझी साजिश थी। दुश्मनों ने जानबूझकर उसकी आंखों में मिर्ची डलवाई और उसी के हाथों उसकी पत्नी की हत्या करवा दी। अपनी कहानी पूरी होते ही
वहाँ मौजूद लोगों और दुश्मनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान एक बार फिर से किसी की तरफ से लेनिन की आंखों में मिर्च झोंकी जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इसका कोई भी असर नहीं होता। वजह यह थी कि पहले हुए हमले के बाद उसकी आंखों की रोशनी पहले ही लगभग खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने उसे इलाज करवाने की सलाह दी थी, लेकिन लेनिन ने यह कहते हुए इलाज कराने से इनकार कर दिया। अब उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपना बदला पूरा करना है। अब लेनिन अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से लड़ रहा होता है। वह हर छोटी बड़ी आवाज पहचान कर दुश्मन की दिशा समझ लेता है और उसी हिसाब से हमला करके उन पर वार पे वार करता जाता है। बसंत के लोग उसे भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की आवाज निकालते हैं, यहाँ तक कि वे उसके सामने उसकी पत्नी का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेनिन अपना धैर्य नहीं खोता। वह एक एक करके सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में बसंत उसके सामने आता है। लेनिन दर्द और गुस्से में पूछता है उसने उसे अपने सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर माना था, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा बड़ा विश्वासघात क्यों किया। बसंत जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के बीच अंतिम और बेहद मुकाबला शुरू हो जाता है। लंबी लड़ाई के बाद लेनिन आखिरकार बसंत को खत्म कर देता है और वर्षों से चल रही यह दुश्मनी आखिरकार खत्म हो जाती है। फिल्म के अंत में लेनिन अकेला रह जाता है, उसके साथ सिर्फ उसका वफादार कुत्ता बचता है, जबकि उसने अपनी जिंदगी के सबसे करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया होता है। इसी भावुक और दर्द के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और हाल ही में मैंने एक कदेसी व्यवसायी नाम की मूवी को एकदम जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था। शायद आपने उस मूवी को नहीं देखा। अगर आप उस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर ऐसे ढेर सारी मूवीज पड़ी हुई हैं, आप जाकर उन्हें चेकआउट कीजिए, उन्हें देखिए, आपको मजा जरूर आएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।